सो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारे 3 टाइप्स के मैग्नीफिकेशन देखे वो क्या-क्या थे? एक्सियल और क्या था लेटरल और एंगुलर। तो हमने 3 टाइप के वहाँ पे जो है मैग्नीफिकेशंस देखे। अब हम क्या देखेंगे इस लेक्चर में कि वो तीनों जो मैग्नीफिकेशन है उनकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और वो कैसे आपस में रिलेटेड है। ठीक है? तो इसके डेरिवेशन के लिए हम पहले ये जो हमारी फिगर है इसको समझ लेते हैं। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया है। ठीक है? ये कॉन्वेक्स सरफेस है जिसका पी पोल है और सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रहा है। ठीक है? तो अब क्या है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ओ ओ डैश H1 उसकी हाइट है और इसकी जो इमेज बन रही है इस जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसके थ्रू हमारी इमेज क्या बन रही है आई आई डैश जिसकी हाइट क्या है H2 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है पोल से और इमेज की जो डिस्टेंस है वो v है और एक और डिस्टेंस जो ये पी सी पोल से हमारे कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको x लिया है हमने यहाँ पे। इसके अलावा क्या है ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल हो गया है। उसके अलावा ये एक और रे यहाँ से हमने 3 रेज ली हैं, एक रे ये जा रही है हमारी, ठीक है, और दूसरी रे ये जो रेड लाइन दिखा रही है ये बना रही है और थर्ड जो ये ब्लू है ये रेज मिलके हमारी इमेज बना रही है और ये वाला जो एंगल है जो ये ब्लू रे बना रही है उसका एंगल है θ1 फ्रॉम दिस एक्सिस और जो इससे रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स सरफेस से जो बन रहा है एंगल वो है θ2। तो अभी हमें क्या देखना है, हमें अपनी जो ये 3 मैग्नीफिकेशन है इनका आपस में जो रिलेशन है वो देखना है और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म देखनी है। और हमने एक और चीज़ ली है कि जो हमारे ये लेफ्ट वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n1 है और जो राइट वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, तो और जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारी ये जो क्वांटिटीज़ हैं θ1 RIV H1 जो है वो पॉजिटिव है, θ2 UH2 जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारी साइन कन्वेंशन हो गई। अब हम ये मैथमेटिक्स देखते हैं कि कैसे इनका रिलेशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स COO डैश एंड CII डैश। तो वो कौन से हुए, सी सॉरी ये जो एंगल है CO और डैश, ठीक है, एक ट्राइंगल तो हमारा ये हुआ और दूसरा ट्राइंगल ये वाला है CII डैश। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हम बोल रहे हैं कि सिमिलर हैं। सिमिलर ये कैसे हैं, अब आप देखिए कि ये एक लाइन है, ये एक रे है जो जा रही है और ये हमारी एक्सिस है। तो ये वाला एंगल जो है हमारा वो एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला जो एंगल है O डैश OC ये 90 है। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है हमारा CII डैश वो भी 90 है। तो इस तरह से दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो इस तरह से ये वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं एक दूसरे के। और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने आई आई डैश लिया, आई आई डैश अपॉन ओ डैश। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, कौन सी साइड, IC अपॉन OC। ठीक है, तो इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हमारा IC और जो OC है इनको हम कैसे लिख सकते हैं, IC हमारा इतना है ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो लेंथ हमें ऑलरेडी पता है हम उनके टर्म्स में IC को लिखेंगे। तो हम IC को लिख सकते हैं PI, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है PI माइनस क्या कर देंगे इसमें से PC। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया PI माइनस PC, क्योंकि हमें PI की वैल्यू पता है कि वो क्या है V और PC की वैल्यू पता है कि वो X है, इसलिए हमने इसे PI और PC के टर्म्स में लिख दिया। ऐसे ही हमने OC को क्या लिख दिया है, OC यहाँ से यहाँ तक है तो हमने इसको क्या लिख दिया OP प्लस PC, क्योंकि हमें OP पता है U है और जो PC है वो हमारा क्या है X। तो इस तरह से हमने जो हमारा IC है और जो हमारा OC है उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। तो अब हम क्या करते हैं, आई डैश की वैल्यू में पता है कि क्या है, ये H2 है और जो O डैश है वो क्या है हमारा, वो H1 है, हाइट है ये हमारे ऑब्जेक्ट की और इमेज की।
और यहाँ पे H2 माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि हम जो H2 मेजर कर रहे हैं वो नीचे की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है, v माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस यू। माइनस यू क्यों आया? क्योंकि ये हम जो मेजर कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो फाइनली बना ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने साइन लॉ लगाया इन ट्राइंगल AOC। तो AOC ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ये A है, ये O है और ये C है। तो ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो हमारा AOC है। तो इसमें हमने साइन लॉ लगाया। तो साइन लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ मान लेते हैं इस वाला एंगल साइन थीटा 1 अपॉन इसके सामने की जो साइड है वो है AC। साइन थीटा 1 अपॉन AC इक्वल होगा किसके? इसी ट्राइंगल का दूसरा एंगल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, साइन ऑफ OAC। OAC और इसके सामने की साइड क्या होगी? OC। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया? वैल्यूज पुट की हैं OC की, जो हमने OC की यहाँ पे रखी थी x माइनस यू, वैसे ही हमारी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल AIC, उसमें भी हम क्या लगा रहे हैं? साइन लॉ लगाएंगे। तो ट्राइंगल AIC हमारा कौन सा है? AIC। तो इस ट्राइंगल में भी हमने साइन लॉ लगा दिया है। तो इसमें साइन थीटा 2 जब हम करेंगे, इसके सामने की साइड है AC, साइन थीटा 2 अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन R अपॉन IC। साइन R जो कि हमारा ये था अपॉन इसके सामने की साइड है IC, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने थीटा 2 को माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम किसको इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं और क्लॉकवाइज जब भी होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन 3 भी मिल गई। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 1, 2 और 3 मिल गई है। फिर हमने क्या किया? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया है इक्वेशन 3 से, ठीक है, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमें फाइनली क्या मिला? ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमने क्या किया? इस वाली इक्वेशन में जो इसमें हमने इक्वेशन 1 से वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? v माइनस एक्स अपॉन यू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है? H2 अपॉन H1। तो हमने वही यहाँ पे H2 अपॉन H1 लिख दिया है। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन एक मिल गई। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एब्स साइन कंडीशन, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन को हमने इक्वेशन 4 लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या है कि इससे हमने क्या किया? H2 अपॉन H1 और जो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 है इन्हें हमने एक साइड लिख दिया है। तो ये इक्वल हो गया N1 अपॉन N2 के। तो अभी जो हमारी डेफिनेशन थी लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, वो क्या थी कि जो हमारी इमेज की जो हाइट है जो कि H2 थी और जो जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में थी ये H2 थी और जो हमारी ऑब्जेक्ट की जो साइज था वो H1 था। तो इनका जो रेशियो है वो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दिखाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो जो हमारे एंगल्स हैं उन पे डिपेंड करता है। तो वो हो गया है साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, m1 और m2। तो हमारा क्या इक्वेशन बनी? m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। तो ये क्या दिखा रही है ये इक्वेशन हमारी कि जो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जनरल केस हमने लिया था। अभी हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं कि मानते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका जो अपर्चर है वो स्मॉल है, ठीक है, या फिर जो पैराक्सियल रेज हैं। तो पैराक्सियल रेज आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा कोई भी ये लेंस का सिस्टम है तो जो रेज एक्सिस के करीब होती हैं उन्हें हम क्या बोल रहे थे? पैराक्सियल रेज। तो ये रेज क्या करती हैं? ये रेज बहुत ही स्मॉल एंगल बनाती हैं एक्सिस से, ठीक है। तो अगर हम पैराक्सियल रेज लेके चल रहे हैं जो कि हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे एंगल हैं थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे? वो स्मॉल होंगे। इस इमेज में भी देख लेते हैं कि जैसे जो हमारी रेज एकदम इसके करीब होंगी, एक्सिस के करीब होंगी, वो जो एंगल बना रही होंगी वो एंगल बहुत ही छोटा होगा। तो इसलिए हम क्या लेके ले रहे हैं यहाँ पे कि थीटा 1 और थीटा 2 हमारे बहुत छोटे हैं। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा 1 है वो नियरली इक्वल होगा टेन थीटा 1 के, और उसे हम थीटा 1 भी लिख सकते हैं। ऐसा ही थीटा 2 के लिए हमने किया है, ठीक है। तो इस टेन थीटा 1 ये कहाँ से आया? क्योंकि टेन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? साइन बाय कोज होता है ना। तो जो कोज है उसके लिए अगर हम मानते कि एंगल बहुत ही छोटा है और लगभग 0 के नियरली इक्वल है, तो कोज 0 तो आपको पता है कि कोज 0 1 होता है,
ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि साइन थीटा 1 और टेन थीटा 1 और साइन थीटा 2 और टेन थीटा 2 को इक्वेट कर दिया है, जो कि थीटा 1 और थीटा 2 के इक्वल होंगे। तो अब हम इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं, साइन की जगह हमने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो इस केस में इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लैग्रांजेस इक्वेशन। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेते हैं कि जो हमारे ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स थे वहाँ पे अभी हमने क्या क्या लिया था, n1 और n2 लिया था। हमने माना था कि हमारे मीडियम है n1 और n2। तो अभी हम केस ले रहे हैं जहाँ पे हमारे p-1 मीडियम है। ठीक है, तो उस केस में हम इस इक्वेशन को क्या है, एक जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि n1h1 tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2h2 tan थीटा 2। ऐसे ही हम बाकी सारे मीडियम्स के लिए लिखेंगे और एंड में जो हमारा मीडियम है p मीडियम, उसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम फर्स्ट और एंड वाला जब टर्म ले रहे हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, n1h1 tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू np tan थीटा p। ये इक्वेशन बन गई जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो और ये भी हमने लिखा था कि इसे हम थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल भी मान सकते हैं। तो इस केस में ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन गई है कि n1h1 थीटा 1 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू np थीटा p। तो इसमें अगर हम फर्स्ट और एंड टर्म जब लिख रहे हैं एक साथ, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज लैग्रांजेस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिली। पहला हमने ये लिखा था कि ये एबेस साइन कंडीशन थी, फिर हमें लैग्रांजेस इक्वेशन मिली है, फिर हमें हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिली है और इस तरह से हेल्महोल्ट्ज लैग्रांजेस इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं h2/h1 इज इक्वल्स टू, ये था हमारा एक्चुअली, ये हमारी इक्वेशन 1 से मिला था। यहाँ पे आप देखोगे तो ये थी हमारी इक्वेशन 1। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब u से इसे डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, सारे टर्म्स को u से हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और जो कंडीशन हम ले रहे हैं वो क्या है कि इफ़ u इज़ मच ग्रेटर देन x। तो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपका u है और ये x है। हम मान रहे हैं कि जो ये u है हमारा, ये x के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो कि एक्स वाई यू जो है वो बहुत ही छोटा होगा, सिंस x पहले ही बहुत छोटा है और उसको हमने u से डिवाइड कर दिया जो कि बहुत बड़ा है। तो इस तरह से एक्स वाई यू लगभग 0 के इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई यू वाले टर्म्स थे उन्हें हमने 0 के इक्वल रख दिया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। और v/u हमारा क्या है, ये हमारा एक्सियल मैग्निफिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि एक्सिस के अलोंग हमारी ये दो डिस्टेंस थी v और u, और इनका जो रेशियो है वो हमारा एक्सियल मैग्निफिकेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो लेटरल मैग्निफिकेशन है और जो हमारा एक्सियल मैग्निफिकेशन है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीनों मैग्निफिकेशन आ गए हैं और उनके रिलेशन भी हमने पर्टिकुलर कंडीशन में लिख दिए हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो m1 है, m1 क्या है हमारा एक्सियल, सॉरी m1 है हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन। तो वो क्या होगा, लेटरल साइज ऑफ द इमेज अपॉन लेटरल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h2/h1। और m2 है हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो कि साइन ऑफ एंगल ऑफ द कॉन्जुगेट इमेज रे विद एक्सिस और एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट रे। इस तरह से साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। और जो m3 है वो हमारा एक्सियल मैग्निफिकेशन है, तो वो क्या है, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द कॉन्जुगेट इमेज फ्रॉम पोल, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो इस तरह से ये क्या है, वी वाई यू। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने तीनों टाइप के जो मैग्निफिकेशंस हैं अपने, उनका फॉर्मूला देख लिया और उनके आपस में रिलेशन क्या है ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।